नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है इमिग्रेशन के बारे में। देखिए, इमिग्रेशन का जो टॉपिक है वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या पार्ट वाइज बनाऊंगा। अभी मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन के टाइम पर अगर आप इंडिया में वापस आते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती है और क्या डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ सकते हैं और किस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको इमिग्रेशन में बताने पड़ सकते हैं। उसमें डिटेल में भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं दोस्तों उसका कुछ पार्ट ही है जो इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन तो यह है कि जब आप इंडिया में आते हैं, जब इमिग्रेशन आपका होता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? आपका पासपोर्ट और वीजा, मेन जो डॉक्यूमेंट। तो आपने पासपोर्ट दिखा दिया, वीजा आपका वैलिड है इंडिया में आने के लिए, वो आपने दिखा दिया। और कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, कुछ वैक्सीनेशन होना चाहिए या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में बीमारी से रिलेटेड, अगर वो ऐसे वैक्सीनेशन का उस समय चल रहा है तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपने दिखाया और आप इंडिया में वापस आ जाते हैं। ये तो हो गया कुछ खास डॉक्यूमेंट। लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो है, देखो, पासपोर्ट वीज़ा तो है ही, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो अकोमोडेशन है, रहने की जो जगह है, जो भी होटल है, उसका एड्रेस होना चाहिए। आपके जो बैंक में एक बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था जब मैंने आपको पासपोर्ट के बारे में बताया था, तो वो मिनिमम बैलेंस आपका होना चाहिए। आपके पास एक रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए इंडिया से वापस जाने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको इंडिया में इमिग्रेशन अलाउ करेगा। आप बात करते हैं दोस्तों वीज़ा टाइप। देखिए, वीज़ा के तो टाइप काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है किसी भी कंट्री में जाने का। आप इंडिया में आ रहे हो या इंडिया से जा रहे हैं, तो आपके पास टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, आप तो आपके पास कोई बिजनेस वीज़ा हो सकता है, आपके पास कोई स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, कोई मेडिकल वीज़ा हो सकता है। तो ऐसे जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से आपके पास वीज़ा हो सकता है। वीज़ा देखिए हार्ड कॉपी में भी हो सकता है और ई वीज़ा भी हो सकता है, दोनों तरीके की वीज़ा है। जब मैं वीज़ा के ऊपर आपकी अपनी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुन लेना दोस्तों। एक होता है FRRO, यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसको FRO भी बोल देते हैं, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये जो FRO है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है दोस्तों। किस कंडीशन में कराना पड़ सकता है, इस चीज को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप एक हफ्ते 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी कंट्री में, चाहे आप इंडिया आ रहे हो या इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो अगर आप 180 दिन या उससे ज्यादा उस कंट्री में रुकने वाले हैं तो आपको FRO में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप अराइव हो जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया में अराइव होने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है FRO में। अब बात कर लेते हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वही है दोस्तों जो आपको अराइवल के टाइम पे जरूरत पड़ी थी, जैसे कि पासपोर्ट, आपका वीजा, साथ ही साथ आपका जो भी सर्टिफिकेट है। जैसे आप स्टूडेंट वीजा लेके आए हैं तो उसका स्टूडेंट का जो एडमिशन लेटर होता है वो होना चाहिए। आप जॉब के लिए यहाँ पर आए तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका प्रूफ होना चाहिए रेजिडेंस का इंडिया में। और साथ ही साथ आपकी जो रिसेंट फोटो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये जो FRO की कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन किस केस में कराना पड़ता है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना। तो वहां पर भी लगभग यही सेम कंडीशन होती है। एक तो आपके पास वीजा तो होना ही चाहिए, पासपोर्ट है, वीजा आपके पास होना चाहिए। डिपेंड करता है वीजा आपके पास किस टाइप का है, स्टूडेंट वीजा, वर्कर वीजा, मेडिकल वीजा, जो भी वीजा वो आपको अपने पास रखना चाहिए। जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं तो उस कंट्री के लिए एक पर्टिकुलर बैलेंस आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, वो आपको इमिग्रेशन पर दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर आप होटल में रुकेंगे या किसी के घर पे रुकेंगे, वहां का पूरा एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और साथ के साथ अगर होटल है जो उसकी बुकिंग है वो भी आपको इमिग्रेशन पे दिखानी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन में इश्यूज क्या आते हैं। देखिए, इश्यूज क्या आएंगे, आपके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास जो पासपोर्ट तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो वीज़ा है वो इनवैलिड है, उसकी डेट जो वैलिड नहीं है, तो वो वहाँ पर डिनाई हो जाता है। जो आपके पास पासपोर्ट है उसकी जो मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए, चाहे आप अराइव हो रहे हो इंडिया में या इंडिया से बाहर जा रहे हो, दोनों ही केस में आपके पास मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी पासपोर्ट में होनी चाहिए। वो नहीं है तो वो तब भी आपको डिनाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। अब आपने ओवर स्टे कर लिया किसी कंट्री में। आप अगर इंडिया में भी आए हैं, आपने क्या ओवर स्टे कर लिया, यानी 180 दिन या उससे ज्यादा स्टे कर लिया, तो आपको क्या करना चाहिए था, सोल्यूशन क्या था। तो जो 14 दिन का आपको समय दिया था अराइवल के, तो उसी पीरियड में आपको FRO में
रजिस्ट्रेशन कराना था। तो इन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है जब भी हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं। अगर छोटी मोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए हमें क्या करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं इमिग्रेशन के द्वारा, उस देश के द्वारा, तो उसको हमें फॉलो कर। तीसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, आपके पास जो प्रूफ है वो इनसफिशिएंट है। अब आपके पास जो ट्रैवल के लिए रीजन है वो इनसफिशिएंट है। जैसे कि आप स्टूडेंट वीजा लेके जा रहे हैं तो आपके पास कोई एडमिशन लेटर नहीं है, आप काम करने जा रहे हैं तो आपके पास कोई एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट नहीं है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कोई डॉक्टर के पेपर्स नहीं है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इमिग्रेशन को कि हम किस पर्पज के लिए उस कंट्री में जा रहे हैं या इंडिया में आ रहे हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस भी पर्पस के लिए आप जा रहे हैं तो उसका आपके पास प्रूफ होना ही चाहिए। अब फोर्थ कंडीशन हो सकती है इमिग्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मिसयूज ऑफ वीजा। अब वीजा आपने लिया स्टूडेंट का, लेकिन आप वहां पर जॉब करने लगे, तो ऐसे केस में भी आपको वहां से डिनाई किया जा सकता है उस कंट्री से। तो उसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि आपको जो करेक्ट वीजा है वही आपको लेना। अगर आपको वहां पर जॉब करनी है तो जॉब के लिए वीजा लेना है, अगर आपको वहाँ पढ़ाई करनी है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना। अब पांचवी कंडीशन आ सकती है दोस्तों कि इनकरेक्ट बायोमेट्रिक। अगर बायोमेट्रिक आपका इनकरेक्ट है, आपको क्या करना था उसका सोल्यूशन के लिए कि आपको पहले ही उसका प्रोसेस जान लेना है। अगर आपके बायोमेट्रिक इनकरेक्ट आते हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है तुरंत ही उनके साथ कांटेक्ट करना है और अपने जो प्रोसेस है उसको दोबारा रिपीट करना। अब छठी कंडीशन है, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, आपकी कोई पास हिस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आपका कोई क्रिमिनल केस है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास में है तो आपको पहले से ही ऑनलाइन चेक करना है। आपको ऑनलाइन आपका वीजा का स्टेटस चेक करना, अगर आपको कोई भी परेशानी उसमें दिखती है तुरंत आपको उसको क्लियर करना है और आगे प्रोसेस कर देना। अब सातवीं कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों कि आपने FRO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आपने ओवर स्टे कर लिया। तो उस केस में क्या करना, आपको मालूम है आप किस पर्पस के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो आपको जो 14 दिन का टाइम दिया गया उसी टाइम पीरियड में आपको FRO में रजिस्ट्रेशन करा देना। अब आठवीं कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपका जो ई वीज़ा है उसमें एरर आ रही है। अब एरर क्या है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो उसको आपको क्या रीचेक करना है, 1 बार 2 बार 3 बार उसको चेक करना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ चेक करनी, तभी उसको सबमिट करना है। होता क्या है कि हमसे कुछ मिस्टेक होगी नाम में, है ना, या कोई भी डिटेल डालने में मिस्टेक हो गई और हमने उसको सबमिट कर दी, तो वहाँ पर एरर आ सकती है कि पासपोर्ट में आपकी अलग डिटेल है और वीज़ा में अलग डिटेल है, तो उसमें एरर आ सकता है। तो उसका समाधान यही है कि आप जब एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो उसको तसल्ली से आप चेक करिए। अब 9वीं कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों इमिग्रेशन के टाइम पर, आपका हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ में क्या हो सकता है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं या इंडिया में आप आ रहे हैं तो वहाँ पर एक गाइडलाइन पहले से जारी कर दी जाती है, जैसे कि येलो बुखार चल रहा था या कोई अलग कोई बीमारी चल रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपना मेडिकल चेकअप कराना है, अपना एक सर्टिफिकेट लेना है। जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट को आपको साथ में लेके जाए। और एक लास्ट कंडीशन ये है दोस्तों, आपके साथ में एक लैंग्वेज का बैरियर भी हो सकता है। तो जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस जवाब हैं उसके, वो आपको लिख कर लेके जाना है। एयरपोर्ट पर अगर आपको ऐसा कोई मिलता है आपका साथी या अलग कोई पैसेंजर मिलता है तो उससे आप बात करके अपने बात को इमिग्रेशन तक पहुंचा सकते हैं। इमिग्रेशन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका लैंग्वेज जो समझने वाला होगा उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों इमिग्रेशन के टाइम पर जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये तो बात होगी प्रॉब्लम की, उसका एक मैंने समाधान बता दी। अब अगली जो भी वीडियो होगी दोस्तों उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, क्या पेनल्टी लग सकती है और उसका क्या समाधान निकल सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं किसी कंट्री से तो उस केस में क्या होता है, आप इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद आप डिपोर्ट हो गए, इंडिया में आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इमिग्रेशन से रिलेटेड। इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी वीडियो आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एयरपोर्ट का जो नॉलेज है वो इतना ब्रॉड है, इतना ज़्यादा है, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। एयरपोर्ट पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत सारे कस्टम के रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपको हर वीडियो तसल्ली से देखनी पड़ेगी ताकि आप अवेयर हो सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।